क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, एक कंडक्टर है, अनचार्ज है, और एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q उसके आउटसाइड, और हमको निकालना है उस कंडक्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। अब देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। अब देखो इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल R, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और हमको निकालना है कि कितना पोटेंशियल आ रहा होगा इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो चीज यहाँ पर ऐसा है, तुमको पता है इसका पोटेंशियल क्या है, सेम। तो मैं कहीं पर भी पोटेंशियल निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो सब क्या है, बराबर है। तो मैं सेंटर पे निकालता हूं, कहां पर, O पे। ठीक है ना। अब तुमको पता है कि अल्टीमेटली इस पे कोई चार्ज, नेट चार्ज क्या है, जीरो। अगर मान लो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ नेगेटिव आया होगा और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आया होगा, लेकिन नेट चार्ज फिर भी कितना होगा, जीरो। तो अगर तुम O पे निकालते हो पोटेंशियल, तो इसकी वजह से कितना आएगा, KQ/R। ठीक है। और जो चार्ज इसके सरफेस पे है उनका डिस्टेंस कितना है इससे, O से, R है, और सम कितना चार्ज का, जीरो। तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल आ गया, KQ/R, और ये क्या होगा, हर जगह पे यही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, अच्छा है, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। मैक्सिमम लोगों ने इसमें इक्वल टाइम बताया है, और लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है उन लोगों। ठीक है ना। तो ध्यान दो कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को। देखो बहुत ही इजी है अगर तुम कंसेप्चुअली पकड़ो तो। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास में दो ब्लॉक है, एक रखा हुआ है इसके ऊपर, और दूसरा को हमने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। मास दोनों का इक्वल है, और लेंथ भी क्या है, ये इक्वल है। हमने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये आगे आएगा, इसका मोशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये सिर्फ एक्स में चल सकता है। लेकिन इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज रस्सी जो है खींच भी रही है ना इधर, तो ये थोड़ी रस्सी लंबी भी हो रही होगी, और प्लस ये घूम के नीचे भी आ रहा होगा। तो काफी कॉम्प्लेक्स मोशन है, ना ही वो स्ट्रेट लाइन है ना ही सर्कल है। जिन लोगों को लग रहा है सर्कल है वो गलत है, उसके लिए पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड। वो फिक्स नहीं है। तो कैसे करें, क्योंकि तो सर्कुलर मोशन में भी हम अगर लगाना चाहे रेडियस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। याद करो mv²/r अगर यूज करोगे तो r भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत बेसिक से जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली पकड़ो तो। मान लो किसी भी टाइम पे ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, और ये मान लो टेंशन T है, तो इसमें भी टेंशन कितना होगा, T। ठीक। अब रस्सी सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब देखो उस वाले ब्लॉक के लिए जो कि उस पे रखा हुआ है, उसके लिए टेंशन हमेशा क्या होगा, m इनटू मान लो a, एक्सेलरेशन ऑफ a। भाई सीधी सी बात है, सेंट्रीपिटल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, न्यूटन लॉ तो हमेशा वैलिड है ना, कि भाई नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। इसी के लिए लिखते हैं हम लोग। मान लो एंगल कितना है, थीटा, तो इसके लिए नेट फोर्स वर्टिकल में तो mg है और टेंशन का कंपोनेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमेशा कौन सा फोर्स आएगा, सिर्फ t cos थीटा है ना। इस पूरे मोशन में क्या कभी mg आएगा x में, नहीं, तो यही रहेगा हमेशा। और बराबर ये क्या होगा, मास तो सेम ही है ना इसका, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ v। अब मुझे बताओ t हमेशा क्या है, सेम, तो हमेशा cos थीटा 1 से क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ b इन व्हाट डायरेक्शन, x डायरेक्शन। तो x में अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और डिस्टेंस x में दोनों कितना चल रहा है, l, तो इसका मतलब ये तेज चल रहा है और ये स्लो चल रहा है। तो ये कौन, ये पहले पहुंचेगा और ये बाद में पहुंचेगा, तो tb मस्ट बी ग्रेटर देन ta। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डाउट है, ठीक है ना। तो थर्ड सुनो एक बार, जिनको भी डाउट है। दो शेल्स हैं a और b, रेडियस a और b है, और उनका सेम पोटेंशियल है v।
उसके बाद में हमने अंदर वाले शेल को इतना चार्ज दिया कि उसका पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो हमको निकालना है कि बाहर वाले शेल का कितना पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है एक बार समझ लो। ठीक है ना। पहले हमको ये दिया हुआ है कि इनिशियली पोटेंशियल क्या है सेम। मान लो इनिशियली इस पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 था, हमें नहीं पता ना पोटेंशियल क्या था सेम, तो कुछ ना कुछ चार्ज रहे होंगे तभी क्या आया होगा पोटेंशियल। तो मैंने मान लिया Q1 और Q2 और इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B। ठीक और इक्वल है। ठीक है ना। अब देखो इसका पोटेंशियल V कितना आएगा, देखो K Q1/A। अपने सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है Q/R और इसकी वजह से अंदर कितना आएगा याद करो, शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट, जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो कितना आएगा प्लस K Q2/B। और वैसे ही V लिखता हूं मैं आउटसाइड के लिए। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए इसका खुद का तो कितना होगा K Q2/B और इसके लिए ये चार्ज अगर रखेंगे इस पॉइंट पे तो क्या आएगा फिर से K Q1/B, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है K Q/R। तो ये कितना हो जाएगा K Q1/B प्लस K Q2/B। अगर इन दोनों को इक्वल होना है, कॉमन सेंस ये तो इक्वल ही है, तो मतलब ये वाला पार्ट भी क्या होना पड़ेगा इक्वल, और Q1 इक्वल है अगर तो इसका मतलब A और B को क्या होना पड़ेगा इक्वल। वो नहीं हो सकते, इसका मतलब Q1 कितना है 0। अगर इन दोनों को इक्वल होना एक ही तरीका है ना, Q1 कितना हो जाए 0, इसका मतलब कि अंदर वाले शेल पे कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियली। ये हमने प्रूव किया है, हमको पता नहीं था। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 है इसको हटा दे तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि V कितना आ गया K Q2/B, Q1 0 है। अब देखो हमने इस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया अंदर वाले पे, मान लो कैपिटल Q, जिससे उस पे पोटेंशियल कितना हो गया Q। ठीक है ना। अब लिखते हैं पोटेंशियल 0 हो गया अंदर वाले पे, तो 0 यही दिया ना इक्वल टू, अब लिखते हैं 0 सरफेस पे कितना होता है K Q/A, तो मतलब कि K Q/A और बाहर वाले की वजह से कितना आएगा K Q2/B। ठीक, और ये 0 है और तुमको K Q2/B की वैल्यू पता है कितनी V। ठीक है ना। तो उससे क्या निकल आएगा Q का वैल्यू, इस इक्वेशन से क्या निकल आएगा Q का वैल्यू। अब देखो उसके बाद में हमें क्या निकालना है आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड पे क्या होगा देखो K Q प्लस Q2/B, यही होगा ना। और तुम Q निकाल चुके हो ऑलरेडी, कहां से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके उसको रिप्लेस करना, क्या आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट द आउटसाइड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे पास में एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, और उसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है डायपोल, जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों एक्सिस की, कौन सी एक्सिस, ऊपर वाली एक्सिस तो बहुत सारी होती है बच्चों, वाई एक्सिस। एक्सिस कौन सी है वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो तुमको निकालना है कि इस डायपोल की वजह से इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है। अब देखो ध्यान दो कैसे करेंगे। ये हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गई, और ये डायपोल P जो कि हमने सेंटर पे रखा हुआ है, इसका रेडियस कितना है R। अब देखो यार इसको हम सिमेट्री से नहीं कर सकते। अगर तुम एक और हेमिस्फीयर मान लो और सोचो कि नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि Q इनसाइड कितना हो गया 0। ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई डायपोल का चार्ज कितना होता है नेट 0, लेकिन फील्ड 0 नहीं होता, फॉर्मूले पढ़ा है ना। ठीक है ना। तो इसलिए सिमेट्री से नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो कैसे सोचना, तुमको ये पता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पता है डायपोल के, एक तो होता है रेडियल, एक होता है टेंजेंशियल। अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट पे डायपोल है तो ये एंगल थीटा होगा, मान लो है कि नहीं है। एक्सिस से थीटा एंगल पे लेते हैं ना फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है थीटा पे और आर पे। मुझे ये बताओ इस डायपोल से सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे कितने हैं कैपिटल आर, तो फॉर्मूला हमारा लग सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो होते हैं, एक तो होगा रेडियल और एक होगा टेंजेंशियल।
क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट कभी फ्लक्स देगा इस पे? नहीं, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे तुम जाओ, मान लो इस पॉइंट पे आए, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इधर, इसकी वजह से, और एरिया किधर होगा? नॉर्मल, एंगल कितना हो गया? तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। तो बच्चों बताओ सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जो है फ्लक्स देगा? रेडियल। रेडियल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? 2kp cos थीटा r by r क्यूब, ठीक है ना? और थीटा कौन सा होता है? एक्सिस से थीटा एंगल। तो किसी भी थीटा पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन क्या आएगी? रेडियली आउटवर्ड। कंपोनेंट क्या होता है? रेडियल। डायरेक्शन क्या होगी? जिस पॉइंट पे निकालना है उसका रेडियल। यही फॉर्मूला था ना? अब देखो फ्लक्स क्या होगा उस एलिमेंट पे? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब और इनटू dA, E डॉट dA। और यहाँ पर एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच में? 0 ना? अरे भाई एरिया भी क्या होगा? रेडियल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? रेडियल, ठीक है? अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अगर हम पूरे सरफेस पे, तो क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स। अब ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पूरे सरफेस पे r की वैल्यू कितनी होगी? उसके रेडियस के बराबर, और वो क्या आ जाएगा? बाहर। तो 2kp by r क्यूब जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और ये ध्यान से देखो, dA cos थीटा का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो dA cos थीटा का मतलब एरिया का ये वाला कंपोनेंट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम सबके एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे तो प्रोजेक्शन क्या आएगा? बेस का एरिया। ये चीज हमने कहां पर करी थी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी। अगर नहीं पता तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऐसे जब भी आते हैं एरिया के, तो हम कैसे ले सकते हैं? प्रोजेक्शन से। dA cos थीटा क्या दे रहा है? एरिया का ये वाला पार्ट, किसके पैरेलल है? इस वाले एरिया के। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो 2kp by r क्यूब into pi r स्क्वायर। यहाँ k की वैल्यू पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फंक्शन दे रखा है, घनकोण फंक्शन है, x y z पर डिपेंड कर रहा है। हमको निकालना है कि दो पॉइंट से 3D के अंदर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यार, E डॉट dr से तुम करना चाहो तो देखो x dx आएगा, लेकिन नीचे फंक्शन किसका? x y z का। और जब तुम यहां से यहां जाओगे तो y और z भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा तरीका है, तुमने 3D के अंदर पढ़ा होगा मैथ्स में, स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, वो मैं लिख के दिखा रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखो x - 3 x - x1 अपॉन x2 - x1, याद है? ये कितना होगा? 0 - 3 कितना आ गया? -3 बराबर y - 2 अपॉन 3 - 2 कितना आ गया? 1 इक्वल टू z - 6 अपॉन 4 - 6 कितना आ गया? -2। अब मैं इस पूरी चीज को क्या मान रहा हूं? अल्फा के बराबर। तो x कितना हो जाएगा? -3 अल्फा + 3, y कितना हो जाएगा? अल्फा + 2, z कितना हो जाएगा? -2 अल्फा + 6। क्या लिख देंगे और इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो गया? पूरा फंक्शन किसमें आ गया? सिंगल वेरिएबल में। और अल्फा को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? x की वैल्यू पुट कर दो किसी की भी, अल्फा क्या आ जाएगा? इनिशियल, दोबारा पुट कर दो, क्या आ जाएगा? अल्फा फाइनल। फॉर एग्जांपल देखो, इनिशियल x कितना है? 3, पुट करो, अल्फा निकल आएगा कितना? 0। बाद में x कितना हो गया? 0, ये कितना आ गया? 1। तो अल्फा कहां से कहां जा रहा है? 0 से 1। तुम यहां से निकाल के रख दो, बस सफिशिएंट है ना? यहां और यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इंटीग्रेट करना, क्या निकाल लोगे? पोटेंशियल। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे रखा है विद x, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको निकालना है कि एक नेगेटिव चार्ज को कहां रखा जाए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए, कहां रखा जाए वो नहीं दिया हुआ, और निकालना है कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि वो कहां पहुंच जाए? कहां पहुंच जाए? ओरिजिन के ऊपर, ठीक है ना? अब देखो यार, इसमें दिक्कत यह है, हमें ये नहीं बोला है कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल कहां से छोड़ा गया है। ये हमारा ग्राफ है,
लेकिन हमको कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि भाई नेगेटिव चार्ज को मैं कहाँ प्लेस करूं, कहाँ पे प्लेस करूं, ठीक है ना। अब देखो कॉमन सेंस लगाते हैं, ग्राफ जो है इसके नेगेटिव में नहीं है, ग्राफ कहाँ है पॉजिटिव एक्स के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज कहीं पे पॉजिटिव पे रखा होगा। अब देखो 0 से लेकर 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब कि इधर, और चार्ज कैसा है नेगेटिव। तो अगर तुम यहां पे रखोगे, ठीक, अगर तुम 0 से 12 में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, इधर आएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या आएगा लेफ्ट में, तो ये अपने आप नहीं पहुंचाएगा ओरिजिन, तो इसको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं। वेलोसिटी की जरूरत कब पड़ेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो नेगेटिव, क्योंकि जब फोर्स किधर होगा इधर, तो वो दूर जाएगा ना ओरिजिन से, पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली इनिशियली कहां रखा होगा 3l पे, ठीक है ना। तो ये हमें जज करना पड़ेगा प्रॉब्लम से कि इनिशियली पार्टिकल कहां है 3l पे, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो कि वो कहां पहुंच जाए ओरिजिन के ऊपर। अब देखो अगर ये 3l से 12 पहुंच गया ना भाई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, वो खुद उसको लेके जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें कहां पहुंचाना है बस 12 तक। तो इसकी 12 पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0 जस्ट, और 3l पे कितनी मान लेते हैं v, और यहां से क्या लगा देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसका वर्क डन याद करो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E डॉट dr इनटू q। तुमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। वर्क डन सिर्फ कौन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होता है याद करो q डेल्टा v। k2 कितना है 0, और इनिशियली कितनी मान ली मैंने हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो q हमको दिया हुआ है, डेल्टा v क्या होता है अभी हमने पढ़ा है माइनस इंटीग्रेशन e डॉट dr, और ग्राफिकली क्या होगा एरिया ऑफ e वर्सेस x कर कहां से कहां तक 2l से 3l के बीच वाला है ना, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस कितना है l, और हाइट कितनी है p नॉट, और नेगेटिव तो आएगा माइनस होता है ना e डॉट dr में, एरिया क्या है नेगेटिव, इक्वल टू माइनस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना। हमको सारी वैल्यूज दे रखी है, प्लेस करो तो v आता है तुम्हारा अंडर रूट 10,000 या फिर 100 रूट 10। तुमने पढ़ा होगा पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 10 ना, तो ये 3.14 के आसपास आएगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 316 के आसपास, तो 316 मीटर पर सेकंड। कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 3 केस बना रखे हैं, पहले केस में चार्ज कैसा है अनचार्ज, दूसरे में कैसा है पॉजिटिव चार्ज, और तीसरे में कैसा है नेगेटिव चार्ज। पहले वाले केस में वेलोसिटी दे रखी है 5 रूट 5, ठीक, और उसकी वजह से वो कितना हाइट जा रहा है h। दूसरे वाले जब पॉजिटिव चार्ज दिया हमने तो उसको सेम हाइट पे पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी दी 13। अब बोल रहा है अगर ये नेगेटिव चार्ज दिया जाए और सेम हाइट पहुंचानी है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। पहला केस देखते हैं, जब चार्ज नहीं है और हाइट कितनी है h, और वेलोसिटी दे रखी है। पहले केस में कितनी वेलोसिटी है 5। अगर ये 5 है तो h निकल आएगा, h कितना होगा v स्क्वायर बाई 2g ना, तो h कितना आएगा बताओ 25 बाई 20 कितना आ रहा है 5 रूट 5 है। वेलोसिटी अगर 5 रूट 5 है तो ये कितना आएगा 125 बाई 20। हाइट कितना आ गया 6.25 मीटर, ठीक है ना। वेलोसिटी 5 रूट 5 है तो हाइट कितना आ गया 6.25 मीटर। इसको यूज करना है बस। अगर ये हाइट चेंज नहीं होगी, इसके बगैर भी कर सकते हो वैसे तुम चाहो तो। अब देखो सेकंड केस में वेलोसिटी कितनी दी हमने 13, और चार्ज कैसा था पॉजिटिव, तो हमको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ रही है कम देनी पड़ रही है 2.2 के आसपास होगा ये क्या 11 के आसपास। अगर हमको ज्यादा देनी पड़ रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा ना। एक तो एक्सेलरेशन आ गया g का और एक किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना आएगा? q e by m। उसको मैंने क्या बोल दिया? a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया नीचे? g plus a। हाइट फिर से कितनी हो जाएगी? v square by 2g। अरे भाई मैक्सिमम हाइट तो यही होगी ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? g plus a। क्या तुमको h पता है? v पता है? तो क्या निकल आएगा? a निकाल लोगे। अब लास्ट पार्ट देखो। लास्ट में कुछ नहीं है, कितनी वेलोसिटी हो कि ये सेम h हाइट पहुंच जाए, ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल है, दोबारा से फॉर्मूला क्या लगेगा? h बराबर v स्क्वायर बाय 2। लेकिन देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर आएगा ना, सिर्फ यही आएगा भाई। मास चेंज नहीं हुआ, चार्ज चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? q e by m। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा, तो नेट कितना आएगा? g minus a। तुम्हें अब की बार a पता है ऑलरेडी उस पार्ट से, x हमको ऑलरेडी पता है, तो क्या निकालोगे तुम? v, और वो आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम लोग। 15 के अंदर हमको दो चार्ज दिए हुए हैं, एक q दिया हुआ है b, 0 पे, और दूसरा माइनस cq by v, वो रखा हुआ है c स्क्वायर बाय v, 0 पे। हमें निकालना है उन पॉइंट्स का लोकस जहां पर पोटेंशियल क्या हो? 0। मैं मान लेता हूं वो पॉइंट क्या है? x, y। h, k इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैं लगाऊंगा कूलम्ब्स लॉ, उसके अंदर k क्या होता है? खुद प्रेजेंट होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए क्या लिया है? x, y, ठीक। अब इसका पोटेंशियल यहाँ पे प्लस इसका पोटेंशियल यहाँ पे, सम कितना आना चाहिए? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? पहले q का बताओ। k q by r होता है ना पोटेंशियल, r क्या होगा? डिस्टेंस, दो पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। b स्क्वायर प्लस x माइनस b का, क्या आएगा? x माइनस b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस k c q by b अपॉन नीचे क्या आएगा? x माइनस c स्क्वायर बाय b का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा? y का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 के इक्वल। अगर तुम इसको सिंपलीफाई करोगे बहुत इजी है, सब कुछ कट जाता है, और लास्ट में फंक्शन क्या बनता है? इक्वेशन आएगी हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर, ओरिजिन, रेडियस c, ठीक है।